हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम ना कार्यपत्रक 76 करेंगे। 10वीं कक्षा का गणित विषय का कार्यपत्रक है ये, जो आपको 22 जनवरी 2021 को मिलेगा। इसका जो टॉपिक है वो है पुनरावृत्ति, यानी कि आज से हम जो भी हमारे पास चैप्टर हमारे जितने भी हैं, हम उनका क्या कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं को लेकर चलते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होता है, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हमारे पास दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में, यानी कि p बटा q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं को आप p बटा q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो परिमेय संख्या होती है, इनके दो प्रकार होते हैं। मतलब कि आप सिर्फ ये देखो कि दशमलव प्रसार, अगर आपके पास कोई दशमलव प्रसार दिया हुआ हो और उसको देखकर आप बता सको कि परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जो आपको p बटा q दिया हुआ है उसमें आप सिर्फ q को देखेंगे, यानी कि हर को देखेंगे। अगर उसका जो आपके पास यहाँ पे मान दिया होता है वो 2 की घात n 5 की घात m के जैसा कुछ दिख रहा हो, यानी कि जो भी आपके पास हर है, जैसे उदाहरण में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 23 बटा 2 की घात 3 5 की घात 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 2 की घात 3 है और 5 की घात क्या है 2। तो इसका मतलब ये वाला q इस प्रकार का है। तो ये वाली आपकी कौन सी होंगी, परिमेय संख्या होंगी। लेकिन ये कैसी होंगी, शांत। शांत का मतलब ये होता है कि जब आप इसमें भाग दे रहे हो, यानी कि 23 में जब आप हर वाली राशि से भाग दोगे तो उसमें पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन कुछ दशमलव के बाद कुछ स्थानों तक तो भाग देना पड़ेगा, लेकिन पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हर क्या बचेगा, 0 बचेगा आपका। तो वो शांत हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, यानी कि उनके अलावा कोई और भी है, जैसे कि यहाँ पे 7 की घात 5 लिखा हुआ है, तो ये समझ लेना कि फिर इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं होगा। ठीक है। शांत नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। अब जब अशांत तो हो गया, लेकिन अशांत के बाद भी हमें ये देखना है कि वो आवर्ती है या फिर अनावर्ती। आवर्ती का मतलब ये हो जाता है कि बार बार अंक जो है आ रहे हैं, यानी कि रिपीट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो, ये आपके पास जो उदाहरण है 43 है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके ऊपर ना एक यहाँ पे क्या है, एक रेखा बनी हुई है, एक रेखाखंड बना हुआ है, बार बनी हुई है। इस बार का मतलब ये होता है कि जिन भी अंकों के ऊपर होती है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, मतलब बार बार आते हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है ही, उसके बाद दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे, यानी कि बार बार आते हैं। तो इस प्रकार वो हो जाते हैं अशांत आवर्ती। तो जब शांत होते हैं और अशांत होने पर आवर्ती होते हैं तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन जब अशांत हो और अशांत के साथ अनावर्ती हो, अनावर्ती यानी कि बार बार नहीं आ रहे हो, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो फिर वो कैसे हो जाते हैं, अनावर्ती हो जाते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे डॉट 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 बना हुआ है ना लास्ट में, इसका मतलब है कि आपका भाग आप देते जा रहे हो, पूरा भाग खत्म नहीं हुआ। ओके। और फिर आप देखो यहाँ पे 120 है, जैसे 1 2 0, पहले तो क्या लिखा हुआ है 1 2 0, फिर उसके बाद है 1 2 डबल 0, फिर उसके बाद है 1 2 0। तो आपने देखा कि यहाँ पे अंक जो है वो आपके वैसे रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन एक जैसे क्रम में नहीं हो रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 1 2 0, यानी कि एक ही जीरो है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 जीरो है। उसके बाद अगर आप आगे चलते जाओगे तो जीरो की जो संख्या है वो चेंज होती जा रही है, इसका मतलब अनावर्ती है, ये रिपीट अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये आपकी पास कौन सी संख्या हो जाएगी, फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, अब हम इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हमें मिलती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है बच्चों, उसके अनुसार भाज्य संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या करना है, 15 जो है 15 को देखना है, तो आप 15 के टुकड़े करो। अभाज्य गुणनखंड अगर आप 15 का करोगे तो किससे भाग जाएगा, 3 से। 3 5 15, फिर 5 एकम 5, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है भाग, है ना। तो यानी कि 1 से भाग दिया 0। तो आपको क्या क्या देखने को मिला, बेसिकली 15 के जो फैक्टर्स हैं, यानी कि गुणनखंड आपने देखे 3 और 5। तो 15 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि 15 में 3 से भी भाग जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 15 से भी जा रहा है। लेकिन 3 और 5 ये कैसी है हमारे पास, अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि हम 15 को 3 और 5 के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि भाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है।
समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपका रिवीजन है। अगर आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा, आपको कुछ कमियां रह गई होंगी तो आपकी यहाँ पे आप पूरी हो जाएंगी। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब कि जिसका मान एकदम एक जैसा रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि 15 का गुणनखंड आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे 15 को लिखा 3 गुना 5। क्या आपने किसी और रूप में 15 को लिख सकते हो? चलो मेरा मन कर रहा है कि चलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 15 को 3 गुना 4 लिख देती हूँ। तो क्या 3 गुना 4 मेरे पास 15 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा होता है? अद्वितीय होता है। बच्चों आपके जो 16 प्रश्न है वो एक एक नंबर के आने वाले हैं, है ना। और उसके बाद केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तीसरा है अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम पर ध्यान दिए बिना, यानी कि जो भी आपके पास अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, इसमें जो भी अभाज्य गुणनखंड आते हैं, आप यहाँ पर क्रम आपको देखना है। जैसे अगर नहीं भी देखते हो तो जैसे मान लो 3 गुना 5 लिखा या 5 गुना 3 लिखा, तो वो भी वही बात हो जाती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ सूत्र हैं। सूत्र में हम देखेंगे सबसे पहले HCF के बारे में बात की गई है। HCF इसका मतलब हो जाता है महत्तम समापवर्तक। ए और बी, इसका मतलब है कि अगर आप ए और बी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक देख रहे हो तो आप क्या करोगे, उन संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गणन की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 4 है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात कितना हो गया, 2। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 16 लिख रहे हैं, ओके, तो 16 में आप क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो आपको अगर 4 और 16 का HCF पूछा जाता है कि क्या होगा, तो आप क्या देखेंगे, सबसे छोटी घात का गुणनफल देखेंगे। तो सबसे छोटी घात क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, तो 2 छोटा है। इसका मतलब ये हुआ 2 की घात 2 जो है वो आपका HCF है। तो आप 2 गुना 2 कर दीजिए, 4 आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरा है एलसीएम। एलसीएम में हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमारे पास सबसे बड़ी घात होती है, ठीक है, सबसे बड़ी घात, हम उसका गुणनफल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है, तो बड़ी घात क्या है आपके पास, बड़ी घात है आपके पास 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 का गुणनफल कर दो, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 4 बार आपने 2 से गुना किया तो आपको कितना मिला, 16। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना आया हमारे पास, 16 आया। अब ये कहते हैं कि हम HCF और LCM को अगर गुना करते हैं तो हमारे पास HCF कितना आया था बेटा, 4। चलो हमने 4 को 16 से गुना कर दिया, 16 चौक 64 आया। अब उसके बाद ये बराबर होता है A गुना B के। A गुना B, इसका मतलब ये हो जाता है कि हम इन दोनों संख्याओं को भी गुना करें। तो ये दोनों संख्याएं भी मेरे पास 4 और 16 ही हैं फिलहाल, और 4 और 16 को गुना करूंगी तो भी कितना आएगा, 64 ही आएगा। तो मतलब ये बराबर होता है। तो ये हमारे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर सूत्र है। इसके बाद यहाँ पर हल करने के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए हुए हैं। आप एक काम कीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और जहाँ पे भी आप सॉल्व कर रहे हो, जहाँ पे भी मिस्टेक आपको आ रही है, आप इसको देख के करेक्ट कर लीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है कि कितने दशमलव स्थानों के बाद 53/2 की घात 3 5 की घात 2 का जो दशमलव प्रसार है ना, वो शांत हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपसे 53/2 की घात 3 5 की 2 दिया है। आपको मैं पहले तो ये बता देती हूँ कि ये वाला जो आपके पास ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर जो Q का मान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बस ऊपर अंश का मान बदल देते हैं, हर का मान चेंज करके फिर मतलब हर का मान ये रख के कई बार क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो आपसे पूछा है शांत होगा। शांत का मतलब ये हो जाता है कि हमारा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें देखना है कि कब हमारा पूरा भाग जाता है। तो पहले ना हम इसको हल करते हैं। 53/2 की घात 3 कितना है, 8। 5 की घात 2 कितना है, 25। 25 अट्ठा कितने हो गए, 25 अट्ठा हो गया 200। तो अब यहाँ पर ये जो 200 है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 53/2 गुना 100? बिल्कुल लिख सकते हो। तो चलिए अब आप 53 में 2 से भाग दीजिए। तो आपका भाग दिया 2 दूनी 4, 1 बचा, 13 हो गए, 2 छिंग 12, फिर 1 बचेगा तो पॉइंट लगाया, फिर 2 पंजा 10 और बटे में कितना है, 100। अब यहाँ पर ये 100 से आप भाग दे रहे हो तो इसका मतलब 2 जीरो है, तो यहाँ पर हम 2 अंक गिनेंगे, 1 और ये वाला 2। तो इसको हम इसके पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 0.265।
अब हमसे पूछा है कि कितने दशमलव स्थानों के बाद जो है वो दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, यानी कि पूरा भाग जा रहा है। तो आप देख रहे हो पूरा भाग तो चला गया आपका, और दशमलव के बाद ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, और ये कितना अंक है, तीसरा अंक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 स्थानों के बाद हमारा जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पे शांत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। इसमें कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, बच्चा अभाज्य गुणनखंड विधि का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब अभाज्य गुणनखंड बोला जाए तो हमें उस तरीके से करना है। 168 और 448 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चा जब भी हम महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 168 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 168 में जैसे 2 से भाग जा रहा है, भाग दे दिया, 2 8 16, फिर उसके बाद कितना आया, 2 चौक 8, दोबारा 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद दोबारा 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से भाग दीजिए क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 सत्ता 21, फिर 7 एकम 7। तो आपके पास यहाँ पे 168 जो है वो किसके बराबर आ गया है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 गुना 2 गुना 2 और फिर उसके बाद 3 गुना 7। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरी संख्या है 448, हम उसके लिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 448 रखा और भाग दिया, तो 2 से भाग जा रहा है पहले, है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पंजा 10, 2 छिंग 12, फिर उसके बाद 2 से दिया हमने 28 बार चला गया, फिर 2 से दिया 14, फिर 2 से गया 2 सत्ता 14, फिर 7 एकम 7। तो आप चलो एक काम करो, इन सबके ये जो भी आपके पास मान आए ना, इनको यहाँ पे लिख लो। तो 448 बराबर हमारे पास हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखो 2 कितनी बार है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 3 3 और 3 6 बार है, तो हमने 2 5 बार तो लिख दिया, 6 बार ये, और ये हो गया 7। अब जब हमें यहाँ पर HCF लेना है, अब ध्यान रखना, समझना अच्छे से, तो जब हमें HCF लेना है ना तो सिर्फ हमें कॉमन नंबर लेने हैं। कॉमन नंबर यानी कि जो दोनों के अंदर है, तो ये 2 इसके अंदर है, दोनों में ये ना ले लिया, फिर उसके बाद ये वाला 2 भी है, चलो ये भी ले लिया, फिर ये वाला 2 भी है, तो ये वाला 2 भी ले लिया, और साथ साथ में क्या है, 7 है, तो हमने 7 ले लिया। तो अब गुना करो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्तू 56, तो HCF कितना मिला, 56 मिला। अब हम LCM लेते हैं। तो बच्चा जब हम LCM लेते हैं ना, तो जो भी हमारे पास HCF आता है, मतलब जो भी कॉमन नंबर है, हम उनको तो लेते ही लेते हैं। तो चलो मैंने 56 फिर एक साथ लिख ही दिया, क्योंकि कॉमन नंबर में HCF तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो बाकी की संख्याएं बची ना, उनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कितना बचा हमारे पास, 3, और यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 गुना 2 गुना 2। अब इन सबको क्या करो, गुना कर लो, ठीक है। तो जब हम इन सबको गुना करते हैं तो सबसे पहले हम ना 56 को 3 से गुना कर लेते हैं। 3 छिंग 18, हासिल 1, 3 पंच 15, 15 और 1 16, 168 आपको देखने को मिला। उसके बाद अब आपके पास 2 गुना 2 गुना 2 है, यानी कि 8 से गुना कर दीजिए। तो 8 8 64, 64 का 4, हासिल हो गई 6, 8 छिंग 48, 48 और 6 कितना हो गया, 54, हासिल हो गई है 5, फिर उसके बाद 8 एकम 8, 8 और 5 कितना हो गया, 1344। बच्चा आपके पास HCF कितना आया, 56 आया, और LCM कितना आया, 1344। तो जब हमारे पास ये आता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो ये हमने निकाली है ये वैल्यू सही है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास HCF और LCM आता है, ठीक है, उसको ना आपस में आप गुना करके देख लेते हैं, और जब आप इसको गुना करते हैं तो वो जो भी आपका गुणनफल आता है वो आपके दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर HCF और LCM को गुना करके देखती हूँ, चलो मैं क्रॉस चेक करके आपको बता भी देती हूँ ताकि आपको इसको भी समझ में आ जाए कि कैसे करना होता है। 56 और 1344 को जब मैं गुना करती हूँ तो हमारे पास संख्या निकल कर आती है 75,264, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी हमारे पास संख्याएं हैं यहाँ पे A गुना B, यानी कि एक तो है हमारे पास यहाँ पे 168, और जो दूसरी संख्या है हमारे पास वो है 448, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को भी यहाँ पे गुना करती हूँ तो मेरे पास गुना करने पर 75,264 ही आता है। इसका मतलब ये हमारा सही है एकदम, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद, ये हमारा था प्रश्न नंबर 2, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, जिसमें हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि
√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चा जब आपको अपरिमेय संख्या बोला जाए ना सिद्ध करने के लिए, तो आप उसको परिमेय संख्या मान लो। ठीक है, तो माना हमने कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो आप इसे p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ये तो हम आसानी से करेंगे। तो हम p/q में हम इसको ले लेते हैं कि मान लीजिए इसका मान a/b है, और जहां पर हम ये ले लेते हैं कि a और b जो है ना, इनका जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि इनका जो सार्वगुणनखंड है, हम उसको लेकर चलते हैं कि वो सिर्फ एक ही है। अब बच्चे जब इनका सार्वगुणनखंड हमारे पास एक है, तो ये भी कह सकते हैं हम कि ये हमारे पास कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो अब आप यहाँ पे √2 का मान आपके पास a/b के बराबर आ जाता है, तो आप यहाँ से वज्र गुना कर सकते हैं। तो a को 1 से गुना किया और √2 को आपने किससे गुना किया, b से। ठीक है, वज्र गुना करने पर आपको ये मिला। अब आप इसका यहाँ पे ना क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग जब आप यहाँ पे करते हैं तो a का वर्ग करेंगे पहले, a का वर्ग कितना हो जाता है, a², और फिर उसके बाद √2 का वर्ग आपने किया तो, और ये आपको b², तो √2 का वर्ग तो मिला 2 और ये b², यानी कि बच्चों आपके पास a² का मान किसके बराबर हो जाता है, 2b² के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये जो a² है ये 2b² के बराबर है, यानी कि मान लीजिए कि ये a² है और इसमें आप 2 से भाग दे रहे हो, है ना। तो आपको 2 से भाग देने पर कितनी बार भाग जा रहा है, b² के बराबर जा रहा है। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे तो 2b², और अगर आप ये भाग दे रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, a² का मान 2b² के बराबर ही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये क्या करता है, यहाँ पे a² को विभाजित करता है ना, क्योंकि इसमें आपका पूरा जो भाग है वो चला जाता है। और बच्चा जब 2 जो है वो a² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये तो हमने पढ़ा है, हमारे पास प्रमेय है ना इस चैप्टर के अंदर कि यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो p की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है कि ये भी विभाजित करेगा। अब ये अगर विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि a में अगर आप 2 से भाग दोगे तो किसी ना किसी बार तो आपका भाग जाएगा ही जाएगा ना। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये c बार आपका भाग यहाँ पे चला जाता है, c बार। तो जब आपका c बार भाग गया तो 2 को c से गुना किया तो कितना आया, 2c। और अगर मान लीजिए ये पूरा भाग जाता है तो आपके पास भागफल क्या होना चाहिए, 0। तो ये जो a है इसका मान इस 2c के बराबर होना चाहिए, तभी तो भैया ये कैंसिल होकर क्या देंगे, 0 देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, a जो है इसकी जगह क्या ले लेते हैं कि ये क्या है, 2c के बराबर है। ठीक है, तो a बराबर आपका हो जाता है 2c। अब आपके पास ये जो समीकरण है इसको तो 1 मान लो, और ये समीकरण जो है इसको 2 मान लो। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 का मान रख दीजिए। अब आप जब समीकरण 1 में 2 का मान रखते हैं तो आपको a की जगह 2c रखना है, तो 2c का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2b²। 2 का वर्ग किया आपको मिला 4, और फिर ये c², और बराबर में यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2b² तो है ही आपके पास। ठीक है, अब जो वैल्यूज कट सकती है उसे काट दीजिए। आप देख रहे हो 2 यहाँ पे भी है, 2 दूनी 4, तो ये कट गया। तो इसका मतलब 2c² का मान किसके बराबर आ गया, b² के। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि b² जो है वो किसके बराबर आ जाता है, आपका 2c² के, ऐसे लिख सकते हो ना। तो अब देखो आप जरा कि जो आपने देखा था a² बराबर 2b², ऐसे समीकरण नंबर 1 के अनुसार ये आपको बिल्कुल उसी तरीके से मिल रहा है। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3। तो इसके अनुसार हम ये देखते हैं कि जो b² है ना, b² को कौन विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है। अब बच्चा b² को 2 विभाजित करता है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम ये कह रहे हैं कि 2 जो है वो b² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 2 जो है वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब यहाँ पर देखो आपने क्या बोला, आपने 2 तरह की बातें कह दी हैं जी। आपने सबसे पहले तो ये बोला था कि आपका
ये जो ए और बी है ना, इनका सार्वगुणनखंड कितना है, 1 है। ये बोला है ना आपने, यहाँ पे सबसे पहले आप मान कर चल रहे हो। लेकिन अब आपने यहाँ पर देख रहे हो जो क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ पर देखा कि 2a को विभाजित करता है, यानी कि 2, अगर आप a में 2 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। और लेकिन अब आपको यहाँ पर ये कंक्लूजन मिला कि 2 b को भी विभाजित करता है। इसका मतलब b में अगर आप 2 से भाग दोगे तो आपको पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अतः हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो a है और b है, इनका जो सार्वगुणनखंड है वो क्या है, हमारे पास 2 आ जाता है। लेकिन हम मानकर तो चल रहे थे कि इनका सार्वगुणनखंड कितना है, 1 है। तो ये जो भी हमारी कल्पना है उसका विरोधाभास है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः यह हमारी कल्पना को गलत सिद्ध करता है ना। या फिर हम ये लिखेंगे, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। और जब हमारी कल्पना का विरोधाभास है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माना था हमने कि वो हमारी कल्पना गलत हो गई है। हमने तो भैया सबसे पहले ये माना था कि √2 कैसी है, परिमेय संख्या। और जब वो गलत हो जाती है तो हम ये क्या कह सकते हैं कि √2 जो है वो कैसी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट है अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है इसमें कि वास्तव में विभाजन किए बिना हमें भाग नहीं देना अब की बार। ठीक है, दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, ये हमें बताना है। तो बच्चा देखो, हमें जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं किसकी, शांत की, तो हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शांत और दूसरा होता है हमारे पास अशांत। और अशांत के अंदर भी क्या होता है, अगर आप परिमेय संख्या की बात करोगे तो आवर्ती होता है ना। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे शांत होता है उसमें जो q है उसका मान क्या होता है, 2 की घात m 5 की घात n के बराबर होता है। लेकिन इसमें हमारे पास q का मान 2 की घात m 5 की घात n के बराबर नहीं होता। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखते हैं कि q क्या है, यहाँ पे 1600 है। 1600 का मतलब ये हुआ कि आप 1600 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपने अभाज्य गुणनखंड किया, 2 से भाग दिया तो 800 मिला, फिर 2 से दिया तो 400 मिला, फिर दोबारा 2 से दिया तो 200 मिला, फिर दोबारा 2 से दिया तो 100 मिला, 100 के बाद फिर दोबारा 2 से दिया 50 मिला, फिर 2 से दिया 25 मिला, फिर 25 में 5 से दिया 5 मिला, और ये 5 लास्ट का। यानी कि 2 की घात आपके पास कितनी है, जरा गिनना, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात है 6, और उसके बाद 5 की घात कितनी है, 2। तो ये तो हमारा इसके रूप में है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। तो ये हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो कैसा हो गया है, शांत। ठीक है, अब आप दूसरा प्रश्न देखो। दूसरे प्रश्न में यहाँ पे हमारे पास क्या है, q का मान 2 की घात 3 है। ठीक है, और 5 की घात 2 है, और फिर उसके बाद 7 की घात 2 है। अब यहाँ पर ये 7 जो है वो अलग से आ गया है ना, मतलब 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का तो नहीं हुआ। तो ये हमारे पास कैसा हो जाता है, यहाँ पे अशांत हो जाता है, और उसके साथ साथ आवर्ती भी रहता है। ठीक है बच्चा, परिमेय संख्या है इसलिए आवर्ती है, अपरिमेय होती तो अनावर्ती में चला जाता। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है हमारे पास, 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो यहाँ पे जो q है आपका 2 की घात 3 5 की घात 2 के रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है। तो ये भी हमारे पास कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट ले लीजिए 5वां प्रश्न। इसमें आपसे कहा है कि आपको संख्या के दिए गए दशमलव प्रसारों के लिए सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। आपको विकल्प दिए हुए हैं, पहला देखो आप, पहले में क्या है, 28.34561 2। बेटा क्या यहाँ पे कोई डॉट 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 ऐसा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, इसका मतलब कोई डॉट नहीं है। और जब कोई भी डॉट नहीं है तो ये कैसी संख्या हो जाता है, ये कैसा प्रसार हो गया, शांत, यानी कि पूरा भाग चला गया। और जब शांत हो गया तो वो हमें कौन सी में देखने को मिलेगा, सिर्फ परिमेय संख्या के अंदर। तो इसका मतलब परिमेय संख्या सही उत्तर है। इसके बाद दूसरा भाग देखो, दूसरे में क्या लिखा है, 0.110। पहले ध्यान से देखो, 110, फिर क्या है, 1 1 तो है लेकिन 2 0 आ गई है,
फिर उसके बाद 1 1 आया लेकिन 3 जीरो आ गई, इसका मतलब ये हुआ। और फिर डॉट 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 डॉट, आप इस डॉट से तो ये मतलब लगाते हो कि ये पूरा भाग नहीं गया, यानी कि अशांत है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक जैसे अंक नहीं आ रहे बार बार, यहाँ 1 जीरो आई है, यहाँ 2 जीरो आई है, यहाँ 3 जीरो, मतलब अलग अलग आपके पास आ रहे हैं। तो यानी कि ये यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है ना, आवर्ती नहीं हो रही है, तो वो अनावर्ती है। और अशांत और अनावर्ती ये दोनों हमारे किस में आ जाते हैं, अपरिमेय संख्याओं में आ जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये अपरिमेय संख्या आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।